समान नागरिक संहिता पर अमल जल्द। राज्य आंदोलनकारियों का हुआ सपना पूरा। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू। आज लॉन्च होगा देश का पहला सूर्य मिशन। दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में भारी मुश्किलें। क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग ने बढ़ाई परेशानी। हाईवे पर भूस्खलन जोन बने खतरा। मरम्मत का काम जारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में चेतावनी जारी। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान की जंग। दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में होगा मैच। हाई वोल्टेज मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर बता रहे हैं हम आपको कि उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल में अलर्ट। चंपावत में भी बारिश की चेतावनी हुई जारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल में अलर्ट। चंपावत में भी बारिश की चेतावनी हुई जारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल में जारी हुआ अलर्ट। चंपावत में भी बारिश की चेतावनी जारी हुई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। आज 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। बता दें कि चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर सहित अन्य कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि चंपावत में भी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पांच जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, जिनमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। 5 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है, जिनमें नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत सहित अन्य कई जिले शामिल हैं। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती हुई शुरू। आज लॉन्च होगा देश का पहला सूर्य मिशन। दोपहर 11:50 पर होगी लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग की जाएगी। बता दें कि आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। 11:50 से ये लॉन्चिंग की जाएगी। ये पहला सूर्य मिशन होगा जो 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी लॉन्चिंग।
आज लॉन्च होगा देश का पहला सूर्य मिशन। दोपहर 11:50 पर होगी लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी लॉन्चिंग। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती हुई शुरू। बता दें कि आदित्य L1 मिशन आज लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 पहला सूर्य मिशन होगा जिसे आज 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी लॉन्चिंग। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती हुई शुरू। आज लॉन्च होगा देश का पहला सूर्य मिशन। दोपहर 11:50 पर की जाएगी लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी लॉन्चिंग। बता दें कि आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन है। आदित्य L1 आज ही 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। ये देश का पहला सूर्य मिशन है जिसे आज ही लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि श्रीहरिकोटा से आज दोपहर 11:50 पर लॉन्चिंग की जाएगी। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 की लॉन्चिंग 11:50 पर की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन है। आज देश का पहला सूर्य मिशन 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि आज आदित्य L1 पहली बार लॉन्च किया जाएगा। यह देश का पहला सूर्य मिशन है। साथ ही 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती हुई शुरू। आज लॉन्च किया जाएगा देश का पहला सूर्य मिशन। दोपहर 11:50 पर की जाएगी लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी लॉन्चिंग। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती हुई शुरू। आज लॉन्च होगा देश का पहला सूर्य मिशन। बता दें कि देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 आज लॉन्च किया जाएगा। 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। बता दें श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन है जिसकी लॉन्चिंग आज दोपहर करीब 11:50 पर की जाएगी। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। एशिया कप में आज भारत पाक की जंग। दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में होगा मैच। हाई वोल्टेज मुकाबले पर सबकी नजर। एशिया कप में आज भारत और पाक की जंग। दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में होगा मैच। हाई वोल्टेज मुकाबले पर रहेगी सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर। भारत पाक मैच पर बारिश का साया। एशिया कप में आज भारत और पाक के बीच जंग। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होनी है। बता दें कि दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में ये मैच का आयोजन होगा। हाई वोल्टेज मुकाबले पर रहेगी सबकी नजर। भारत पाक मैच पर बारिश का भी साया मंडरा रहा है। बता दें कि आज दोपहर 3 बजे के करीब एशिया कप में भारत और पाक के बीच जंग होनी है। इस जंग की सबकी नजर रहेगी। इस जंग पर दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में यह मैच खेला जाएगा। बता दें कि सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस मैच पर रहेगी। भारत पाक मैच पर बारिश का साया। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होनी है। बता दें कि एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में जंग होनी है। दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में मैच होगा। हाई वोल्टेज मुकाबले पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहेगी। साथ ही भारत पाक मैच पर बारिश का साया मंडराने का भी खतरा है। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच जंग।
बता दें कि दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में ये मैच खेला जाएगा। एशिया कप भारत पाकिस्तान के बीच दोपहर 3 बजे कैडी मैदान में खेला जाएगा। इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर सबकी ही नजर रहेगी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज होने वाले मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है, जिसमें बारिश का साया मंडरा रहा है। दोपहर 3 बजे के करीब कैडी मैदान में ये मैच खेला जाएगा। – 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता भी लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। वहीं मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। तो वहीं मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। वहीं उत्तराखंड जैसे कई छोटे राज्यों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन से काफी लाभ माना जा रहा है, क्योंकि बार बार चुनाव की आचार संहिता लगने से विकास में अवरुद्ध पैदा होने के साथ ही राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले रही है। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये तो मोदी के शब्द जाल है। चुनाव तो हर हमेशा एक साथ हुए हैं, लगभग 77 तक सारे चुनाव एक साथ थे। विधानसभा के भी और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद भी हुए हैं बहुत से राज्यों में, लोकसभा के साथ बहुत से उत्तर प्रदेश, जब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही थे तब भी होते थे। अब अलग अलग थोड़ा सा समय, क्योंकि विभिन्न स्थितियां ऐसी बनी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव होने लगे। कभी की विधानसभा का कार्यकाल कम हो गया, कभी किसी को सस्पेंड करना पड़ा, विधानसभा को भंग करना पड़ा, तो इस स्थिति में बनी है। लेकिन मुझे को 10 साल बाद यही याद क्यों आ रहा है? बड़ी हास्यास्पद बात है। उससे बड़ी हास्यास्पद बात ये लगती है मुझको कि मैंने भी इतने साल के राजनीतिक जीवन में पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में किसी प्रकार की कमेटी के गठन की बात नहीं सुनी है। न केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को इन मामलों में इन्वॉल्व किया गया। अच्छा होता सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अगर ये ऐसी चीज़ें बनाती, इस तरह की बनाती, तो मैं समझता हूँ वो और ज़्यादा बेहतर परिणाम देती। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस निर्णय से जहां देश की प्रगति के द्वार खुलेंगे, वहीं चुनाव में जो खर्च करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो चुनाव में खर्च होते थे, वो एक साथ चुनाव कराने से उसको देश की एक बचत भी होगी, आर्थिक रूप से भी देश सुदृढ़ होगा। और जो विभिन्न राज्यों में समय जो चुनाव होते थे और आचार संहिता के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते थे, उससे भी देश को एक लाभ मिलने वाला है।
बता दें कि उत्तराखंड में आगामी समय में लोकसभा और निकाय का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल इसे जीतने की तैयारी में हैं। मौजूदा समय में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे जीत का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा को पूरी उम्मीद है कि भाजपा विकास के मॉडल पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर चीज़ प्राथमिकता के आधार पर लेती है। अभी हमारी प्राथमिकता है बागेश्वर उपचुनाव और हमारी अंदरूनी तैयारी पूरी तरह से चल रही है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। भाजपा के खिलाफ जो प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी आपको प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ रही है, एक सत्ता विरोधी लहर आप देख सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, किसानों की फसल बर्बाद, जोशीमठ भू धसाव, भर्ती घोटाले, अग्निवीर योजना, इस तरह का जितना भी यहाँ पर उपद्रव पिछले 6-7 सालों में हुआ है, उसके मद्देनज़र जनता का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है कि सबको ये लग रहा है कि कमल का फूल उनकी भूल थी और कांग्रेस के दिनों के ही दिन उनके अच्छे दिन थे। कुल मिलाकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है, या फिर ये मुद्दे चर्चा में रहने के लिए उठाए जा रहे हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन एकजुट हुए विपक्ष को मोदी की बड़ी चुनौती होगी? सवाल तो ये भी है कि देश में साल 1952, 1957 और 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 1968-1969 के बीच कुछ राज्यों की विधानसभा भंग होने से व्यवस्था टूटी। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद उत्पन्न नहीं होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब रुक करते हैं खबरों का, जहां ईपीएफओ ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उत्तराखंड देश में रोजगार सृजन को लेकर दूसरे स्थान पर है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की युवा शक्ति को बधाई दी है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि ईपीएफओ की रिपोर्ट किस आधार पर है, इसको देखना होगा कि कहां सर्वे किया, किन बिंदुओं को लेकर किया गया। अगर बीते 3-4 साल का आंकड़ा देखें तो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों प्रकार के बेरोजगार हैं, जिनका आंकड़ा 20 लाख है। मनरेगा का बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। राज्य में कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी है, तो ऐसे में कहां रोजगार सृजन हो रहा है? इसलिए किस आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है, इसका अध्ययन करना होगा। देखिए, ईपीएफओ ने इस बात से रिपोर्ट तैयार की है, किन बिंदुओं को लेकर की है, कहाँ सर्वे किया है, ये सब देखना पड़ेगा, तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वैसे अगर आप 3-4 साल के आंकड़े निकालते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है। उत्तराखंड में तो बेरोजगार ही बेरोजगार घूम रहा है, रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सब लगा के भी करते हो तो 20 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। मनरेगा की क्या स्थिति है, ये आपके सामने। रोजगार सृजन कितना हो रहा है, एक मुख्य आधार मनरेगा रोजगार सृजन का है, उसमें कहीं हमें प्रगति नहीं दिखाई दी, तो उसका बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। कितनी प्राइवेट फैक्ट्रियां लड़ी है, आपके सामने कोई नई फैक्ट्री तो हमको देखने को नहीं मिली है। तो कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, किस तरीके से ईपीएफओ ने ये तैयार की है रिपोर्ट, ये इसका जरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा तब। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियों के संबंध में विधानसभा देहरादून में बुलाई गई बैठक में समय से अधिकारियों के न पहुंचने पर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी बेहद नाराज हुई। उन्होंने ऐसे अधिकारियों की सूची भी तलब की है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समय की कद्र सभी अधिकारियों को होनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 सितंबर से देहरादून में शुरू हो रहा है। सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की है। समय पे आना चाहिए, सबका अपने अपने समय का वैल्यू होता है।
अच्छा नहीं लगा कि कुछ अधिकारी लेट पहुंचे या शायद अभी तक पहुंचे ही नहीं है, मुझे नहीं ज्ञात, पर इस पर मैं जानकारी लूंगी। पूर्णानंद गिरी महाराज की ब्राह्मणों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उत्तराखंड में आक्रोश है, जिसको लेकर देहरादून के लैंसडाउन चौक पर पुतला भी फूका गया। इसको लेकर पर्वतजन फाउंडेशन के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि तथाकथित संत पूर्णानंद गिरी महाराज ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है। इसके बावजूद ना तो उन्होंने माफी मांगी है और ना ही शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी है। आज जो थे पुतला फूका गया है वो इसलिए कि पूर्णानंद गिरी महाराज माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कार्रवाई की जाए। ये आज जो पुतला फूका गया है, पूर्णानंद गिरी जो महाराज कथित संत हैं, इन्होंने ब्राह्मण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने दिन होने के बावजूद ना तो उन्होंने माफी मांगी है, ना शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। आज ये शब्दाह जो किया गया है पूर्णानंद महाराज का, वो इसीलिए किया गया है कि वो तत्काल या तो माफी मांगे या फिर पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ तत्काल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि आए दिन अब चलन हो गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी समाज के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। पहले ही सामाजिक ताना बाना बहुत बिखरा हुआ है, बहुत खराब हो चुका है, और उसको इस तरीके के लोग जो हैं अगर आग में घी डालने का काम करेंगे तो इससे सामाजिक ताना बाना और बिखरेगा। इसी की मांग को लेकर इसीलिए हमारी ये मांग है कि तत्काल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। खबर बागेश्वर से है, जहां उपचुनाव के आखिरी दिनों में बीजेपी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 2 दिनों से बागेश्वर में डोर टू डोर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बागेश्वर चुनाव प्रचार में धन सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी के पक्ष में बागेश्वर की जनता वोट देने को तैयार है। रोजगार के सवाल पर धन सिंह रावत बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में रोजगार का पिटारा खुलने वाला है। बागेश्वर के चुनाव में हूँ और मैं अभी तक 32 बूथों पे गया हूँ। सारे चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे महिला हों, चाहे कोई भी हो, सब एक ही जवान में कह रहे हैं कि पार्वती दास को इस बार हमको चुनाव जिताना है और मोदी जी का साथ देना है, धामी जी का साथ देना है। और मैं कह रहा हूँ जैसा वातावरण है बागेश्वर जिले में और बागेश्वर सीट पे, मैं ये कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड वोटों से इस बार हमारे प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते। और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में हम 10 लाख लोगों को पूरे देश में रोजगार दे रहे हैं। अपने प्रदेश में अभी हम लोगों ने तय किया है कि 3000 नर्सें हम लगा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों को हम अपने राज्य में आज का रोजगार दे रहे हैं। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।